तो वो कनेक्शन बन गया जिसके ज़रिए सलाउद्दीन पहले शाम पहुंचेगा और शाम से मिस्र पहुंचेगा और मिस्र से बैतुल मुक़द्दस पहुंचेगा। तो अल्लाह के काम कैसे होते हैं? सलाउद्दीन का जो बचपन है ना, ये वो टाइम है जिस वक्त शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में ज़िंदा है, हयात है, इस वक्त अपनी तालीमात का प्रचार कर रहे हैं। और ये वो टाइम है जब सलाउद्दीन की अभी अपब्रिंगिंग हो रही है। वो एक स्टूडेंट है। ज़िया उल हक मेरे जूते भी उठा ले तो मैं इसको अगर मैं आर्मी चीफ लगाऊंगा तो ये मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेगा। होता उल्टा है। अब तक इन लोगों ने इतनी आग मुस्लिम एम्पायर में लगा दी थी, इतना जज्बा पैदा कर दिया था कि अब जो बच्चे हैं वो इस सोच के साथ बड़े हो रहे हैं कि हमें बैतुल मुक़द्दस हासिल करना। तो समझें आपको, ये इसीलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं कि ये माहौल जब तक नहीं बनेगा तो काम नहीं बनेगा। तो हमें पहले ये माहौल बनाना। तो इसने उनसे कहा कि बुलाओ अपने नबी को, जाओ और अपने नबी को बुलाओ कि वो तुम्हारी मदद के लिए आए, ठीक है, अगर तुम सच्चे हो। जब जनरल ऑफ शर्टियों पहुंचा सलाउद्दीन के सामने तो सलाउद्दीन ने कहा कि तुमने कहा था मुसलमानों से कि बुलाओ अपने नबी को, तो नबी का गुलाम तुम्हारे सामने आ चुका। तो एक अजीम लीडर, एक अजीम रहनुमा, एक आशिक रसूल नूरुद्दीन ज़ंगी 1174 में इंतकाल हो गया। अब आगे क्या? अब आगे हमारा फाइनल फेज़ है जिसका नाम है फाइनल फेज़, राइज ऑफ सलाउद्दीन। और ये कहानी हम माजी से शुरू करेंगे, हम थोड़ा पीछे जाएंगे, सलाउद्दीन के बचपन से कहानी शुरू करते हैं। सलाउद्दीन का नाम था यूसुफ इब्ने अय्यूब। 1137 में विलादत हुई। मगर हम इससे भी थोड़ा पीछे जाते हैं। मैंने एक नाम बताया था आपको, नजमुद्दीन, आपने कहा था याद रखना। हाँ, नजमुद्दीन, ठीक है। 1132 में जब इमादुद्दीन ज़ंगी ने बगदाद पे हमला किया, वो नाकाम हुआ और दजला पे आके फंस गया। तो तिकरित का उस वक्त जो वाली था वो था नजमुद्दीन, पूरा नाम था नजमुद्दीन अय्यूब। नजमुद्दीन अय्यूब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद थे। इन्होंने फ़रार होने में मदद की इमादुद्दीन की। जब इन्होंने फ़रार होने में मदद की तो इस एरिया का जो गवर्नर था वो बहरोस था, वो उनसे सख्त नाराज़ हुआ और उनके दरमियान एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई इस वाक़े की वजह से कि तुमने इस बंदे को भागने में मदद क्यों की। ये प्रॉब्लम चलती रही और आगे चल के नजमुद्दीन के भाई शेरको नाम है, बड़ा मज़ेदार नाम है वैसे, शेरको, पहाड़ों का शेर। शेरको ने बहरोज़ के एक दोस्त को कत्ल कर दिया। शेरको जब ये हुआ तो बहरोज़ ने इन्हें शहर से बैनिश कर दिया, इन्हें शहर से निकाल दिया। और जिस रात इन्हें शहर से निकाला, अब ये कहाँ जाएंगे, कौन सी जगह है? इन्होंने एक बादशाह के साथ फेवर किया था, इमादुद्दीन, तो ये उसी डायरेक्शन में जा सकते हैं। जिस रात ये निकले हैं तिकरित से, उस रात सलाउद्दीन पैदा हुए हैं 1137 में। अब यहाँ पर एक पॉज लेके समझें कि जब अल्लाह ताला ने कोई काम करना होता है तो अल्लाह ताला ने सलाउद्दीन से जो काम लेना था उसका रास्ता उस सलाउद्दीन के पैदा होने से पहले 1132 में अल्लाह ताला ने वहीं वो ज़राए बना दिए कि इमादुद्दीन की जब नजमुद्दीन ने हेल्प की तो वो कनेक्शन बन गया जिसके ज़रिए सलाउद्दीन पहले शाम पहुंचेगा और शाम से मिस्र पहुंचेगा और मिस्र से बैतुल मुक़द्दस पहुंचेगा। तो अल्लाह के काम कैसे होते हैं? बिल्कुल। यहाँ से ये लोग चले हैं और ये जब वहाँ पहुँचे हैं सीरिया, तो सीरिया में जाकर, क्योंकि ऑब्वियसली इमादुद्दीन की नजमुद्दीन ने मदद की थी, नजमुद्दीन अय्यूब ने, तो उसने इनको अपना कमांडर बना लिया। और यहाँ से शुरू होता है सलाउद्दीन का बचपन। अब सलाउद्दीन के बचपन के बारे में जो नरेशंस मिलती है उनसे ये पता चलता है कि सलाउद्दीन को मिलिट्री सर्विस से ज़्यादा दीन में दिलचस्पी थी, दीनी तालीम में। हालांकि मिलिट्री में भी कमाल की दिलचस्पी थी मगर उससे ज़्यादा दिलचस्पी दीन में थी। अगेन एक पॉज लेते हैं। सलाउद्दीन का जो बचपन है ना, ये वो टाइम है जिस वक्त शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में ज़िंदा है, हयात है, इस वक्त अपनी तालीमात का प्रचार कर रहे हैं। और ये वो टाइम है जब सलाउद्दीन की अभी अपब्रिंगिंग हो रही है, वो एक स्टूडेंट है। आप सबसे पहले तो सोचेंगे वो किस किस्म का टाइम होगा जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी हयात थे, अपनी तालीमात पूरी मुस्लिम दुनिया तक पहुंचा रहे थे। और ऑब्वियसली इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े सूफ़ी और दुनिया के सबसे बड़े आलिम जो है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। बिल्कुल। उनका जो पैगाम था वो दमिश्क तक भी पहुंचा हुआ था। उनके मुरीद जो है वो दमिश्क में टीचर्स थे और उन टीचर्स के ज़ेरे निगरानी सलाउद्दीन तालीम हासिल कर रहा था। तो अब अगर ऐसे टीचर्स होंगे तो क्या तालीम होगी? तो सलाउद्दीन का जो सारे फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, जो उसकी स्टूडेंट लाइफ है, उसके बारे में कहा जाता है कि सलाउद्दीन को इतनी अच्छा, एक तो ये देख लें कि ये सारा मामला था। दूसरा वो जो इब्ने असाकिर के ज़रिए नूरुद्दीन ने जो आग दहकाई हुई थी वो भी चल रही थी। तो सलाउद्दीन का बचपन ऐसा था कि उसके बारे में कहा जाता है कि उसे जहाद के अलावा किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं होता था। जहाद की सप्लाईज़, जहाद की तैयारी, जहाद के वेपन्स, वो इन्हीं बारे में बात करता था। और अगर कोई और किसी और बारे में बात करता था तो सलाउद्दीन को मज़ा नहीं आता था, वो उस कंपनी को छोड़ देता था। उसको सिर्फ एक टनल विज़न था उसका कि बस मुझे ये काम करना है।
तो यानी वो चीज़ जो शुरू हुई अबू साद अल-हरावी से, फिर वो चली इब्नुल खशाब से, फिर वो इमादुद्दीन और इब्न असाकिर से होते हुए अब तक इन लोगों ने इतनी आग मुस्लिम एम्पायर में लगा दी थी, इतना जज्बा पैदा कर दिया था कि अब जो बच्चे हैं वो इस सोच के साथ बड़े हो रहे हैं कि हमें बैतुल मुक़द्दस हासिल हासिल करना है। करना। तो समझें आपको, ये इसीलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं कि ये माहौल जब तक नहीं बनेगा तो काम नहीं बनेगा, तो हमें पहले ये माहौल बनाना। अब क्योंकि और हमने उस वक्त के सूफिया का करेक्टर भी देखें ना सर आप, बिल्कुल, उसको भी आप ज़रा अंडरलाइन और करें। ये इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा सलाउद्दीन पे। अब सलाउद्दीन के वालिद भी कमांडर थे और सलाउद्दीन के जो अंकल थे शेर कोह, ये भी कमांडर ये थे। भी कमांडर थे। अब क्योंकि नूरुद्दीन ने ये वाला फ्रंट बहुत मजबूत कर दिया था, नूरुद्दीन पे हमला सलीबी अब नहीं कर सकते थे, उन्हें मुसलसल शिकस्त हो रही थी, तो सलीबियों ने क्या किया कि उन्होंने फातमियों पे हमले शुरू कर दिए, क्योंकि फातमी कमज़ोर थे। अब एक चेन रिएक्शन होता है ना, जब उन्होंने फातमियों पे हमले किए तो फातमियों ने बार बार नूरुद्दीन को मदद के लिए बुलाना शुरू कर दिया। अब नूरुद्दीन मदद के लिए अपनी फ़ौज भेजता था, मदद करता था, मगर ये फातमी बाद में निकाल देते थे क्योंकि इन्हें नूरुद्दीन से भी डर लगता था। तो फाइनली इनके साथ भी हालात वही थे कि जैसे हमारा खलीफा था ना, खलीफा कोई था, उसके पास पावर नहीं थी, बादशाह कोई और था। तो इनके यहाँ भी, फातमियों के यहाँ भी जो वज़ीर आज़म था ना इनका, उसके पास बहुत पावर थी। तो इसका वज़ीर आज़म था शाहवर। तो शाहवर। शाहवर को एक दूसरे जो वज़ीर ने निकाल दिया, यानी उसने कब्ज़ा कर लिया शाहवर की सीट पे। तो शाहवर ने नूरुद्दीन से मदद की अपील की और नूरुद्दीन ने शेर कोह को भेजा। तो ये तकरीबन बनता है कोई 1163 में शेर कोह के साथ 26 साल सलाउद्दीन मिस्र पहुंचा। मिस्र में सलाउद्दीन की एंट्री 26 साल। 26 साल। शेर कोह ने शाहवर की हेल्प की और शाहवर दोबारा वाइज़र बन गया, ग्रैंड वाइज़र बन गया, वज़ीर आज़म हम आज के उसमें कह सकते हैं। जब जैसे ही वो वज़ीर आज़म बना उसने फिर वो ये एक ऐसा बंदा था, मशहूर था, शाहवर के साइड्स बदलता रहता था। ये कैप्ट स्विचिंग साइड्स ना, एक साइड पे कभी दूसरी पे, कभी क्रूसेडर्स की साइड, कभी फातमियों की साइड, कभी नूरुद्दीन से अलाइंस कर लिया। तो इसने जब इसकी सीट पक्की हो गई तो इसने बोला अब आप लोग जाएं, और 30,000 सोने के दरम ऑफ़र किए। मगर शेर को ने ये कहा कि मुझे नूरुद्दीन ने ये कह के भेजा है कि जब तक अब वो मुझे नहीं कहेगा मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। तो इन्होंने अपनी परमानेंट बेस बना लिया मिस्र के अंदर। परमानेंट बेस बनाने के बाद शेर को और सलाउद्दीन की कई इंगेजमेंट्स हुई सलेबियों के साथ। अभी तक सलाउद्दीन बिल्कुल एक इनसिग्निफिकेंट नौजवान है एक, मगर ये जो जंगें हुई इसके अंदर एक रेपुटेशन बनना शुरू हुई। सबसे पहले एक्सपीरियंस मिला सलाउद्दीन को जंग का, सलेबियों से जंग का, और उसकी एक रेपुटेशन बनी कि वॉर, मतलब ये बैटलफील्ड में सलाहियतें लोगों के सामने सलाहियतें आई। ठीक है। फिर ये जो तनाज़ात थे, जो शाहवर की जो हरकतें थी, उसके चलते हुए वो असैसिनेट हो गया। तो बाज़ सोर्सेज कहती हैं कि शेर को ने असैसिनेट करवाया, बाज़ कहते हैं कि सलाउद्दीन ने उसे कत्ल किया। तो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, मगर वो शाहवर जो है वो सीन से हट गया। शाहवर की जगह शेर को वज़ीर आज़म बन गया। शेर को का भी उसी साल इंतकाल हो गया। जब शेर को का इंतकाल हुआ तो अब इस वक्त अल आदिद फातमी खलीफा है। अब अल आदिद ने एक और वज़ीर आज़म लगाना था, तो उसने अपनी एडवाइज़र से मशवरे शुरू किए कि मैं किसे लगाऊं। तो मशवरा सुन के आपको मज़ा आ जाएगा। उसके एडवाइज़र्स ने कहा कि आप सलाउद्दीन को लगाएं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि सलाउद्दीन नौजवान है, कमज़ोर है, इसकी मिलिट्री पोजीशन कोई स्ट्रांग नहीं है, इसका कोई हुक्म नहीं मानता है। तो आपको सिमिलैरिटीज नज़र आ रही है कि हमारे यहाँ भी जब किसी पावर के ओहदे पे लगाया जाता है तो ढूंढा जाता है कि कमज़ोर कौन है, कौन कमज़ोर है। तो वही काम चल रहा है अभी तक। किसके अंदर तो सवाल लगता है कि ज़िया उल हक मेरे जूते भी उठा लेता है, है। ज़िया उल हक मेरे जूते भी उठा लेता, तो मैं इसको अगर मैं आर्मी चीफ लगाऊंगा तो ये मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेगा। होता उल्टा है। तो यहाँ पर भी यही था कि अल आदिद को लगा कि ये कमज़ोर है, तो इसको लगाता हूँ तो इसका कभी भी अच्छा अंजाम तो होता नहीं है। तो सलाउद्दीन जब आए तो सलाउद्दीन वॉज शरूड, उसने प्रोसेस में सब कुछ सीख तो लिया था। सलाउद्दीन ने यहाँ आते ही ना अपनी पावर को कंसोलिडेट करना शुरू किया, अपने करीबी लोगों को इधर लगाना शुरू किया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि फातमीज आर ऑन द वे डाउन, इनको बचाया नहीं जा सकता। ये जिन हरकतों में लगे हुए हैं, इनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो उम्मत की प्रायोरिटीज़ नहीं है। तो मैं इनमें कितनी भी जान फूकूंगा, ये ज़िंदा होने वाला जिस्म नहीं है, ये लाश है। तो हमें कुछ और ही सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया और 1171 में जब अल आदिद का इंतकाल होता है तो उस वक्त तक सलाउद्दीन की इतनी पावर हो चुकी थी कि जब अल आदिद का इंतकाल हुआ तो उस वक्त तक होता यह था कि ये फातमी सल्तनत, ये उस्मानी सल्तनत जब तक कोलैप्स नहीं हुई, उस वक्त तक ये होता था कि हर मुल्क में, हर मस्जिद में जुम्मे का खुतबा किसी खलीफा के नाम पे होता था। इससे आपको पता चलता था कि आपका अलायंस किसके साथ है। तो जब अल आदिद का इंतकाल हुआ तो जो जुम्मे का खुतबा उस वक्त तक होता था वो होता था फातमियों के नाम पे। तो सलाउद्दीन ने इसे कन्वर्ट करके अब्बासियों के नाम पे कर दिया, जिसका मतलब ये था कि अब हम एक एम्पायर का हिस्सा बन गए, अब हम अब्बासी एम्पायर का हिस्सा बन गए। इसके बाद सलाउद्दीन ने इस पावर को कंसोलिडेट मिस्र में करना शुरू किया। नूरुद्दीन की तरह ही बहुत सारे मदरसे बनवाए और खानकाहें भी बनवाई,
तो ये एक एडेड एलिमेंट था, क्योंकि अब शेख अब्दुल कादिर बिल्कुल जिलानी का दौर अभी, एफिलिएशन उसके साथ थी बिल्कुल। तो उस दौर का जो इन्फ्लुएंस था तो खानकाहें भी बनवाई। और ये वो उस किस्म की खानकाहें नहीं थी जैसे कि होती है ना, शार्लेटन्स होते हैं, 2 नंबर किस्म के होते हैं, ये बड़ी, जैसे आज की ये खानकाहें। हाँ, ये शरिया बेस खानकाहें थी। क्योंकि एक उस वक्त का सूफ़ी ना था, ये अच्छा लगा, शरिया बेस खान का। शरिया बेस खानकाहें, क्योंकि उस वक्त का एक सूफ़ी था याहिया सोहरवर्दी। उसने ये कहा था कि आज के दौर में शरिया इर्रेलेवेंट हो गई है, यानी उस दौर में 1100 में शरिया इर्रेलेवेंट हो गई है। तो जब उसने ये बात करी तो सलाउद्दीन ने उसे एग्जीक्यूट कर दिया। तो सलाउद्दीन का जो सूफ़ीज़म था वो शरिया बेस्ड सूफ़ीज़म था, वो सूफ़ीज़म को मानने वाला था, उसने खानकाहें बनवाई, मगर वो दीन के दायरे में था, दीन के दायरे से बाहर नहीं थी वो खानकाहें। इसके बाद इन्होंने अब मिस्र में तो हुकूमत कंसोलिडेट हो गई। जब तक ये हुआ, क्योंकि अब ये इसका इंतकाल हो रहा है 1171 में अल-आदिद का, और 1174 में नूरुद्दीन का भी इंतकाल हो गया। तो नूरुद्दीन का एक स्लोगन था, नूरुद्दीन हमेशा ये बात करता था कि फ़रात से लेके नील तक हमें मुस्लिम एम्पायर को एक करना होगा, तब बैतुल मुक़द्दस फ़तह होगा। ठीक है। तो नूरुद्दीन इसकी कोशिश करने में उन्होंने ये अचीव किया कि सीरिया को कंसोलिडेट किया, सीरिया एक हो गया। अब सलाउद्दीन को ये करना था कि सीरिया और मिस्र को एक करना था, ताकि नूरुद्दीन का ख्वाब पूरा हो। नूरुद्दीन के मरने के बाद उसका बेटा अल सालेह हुकूमत में आ गया, छोटा नौजवान लड़का था, मगर सलाउद्दीन को अंदाज़ा था कि हमें इसको एक हुकूमत बनाना होगा। मगर अगेन, जैसे नूरुद्दीन नहीं चाहते थे कि मुसलमानों के दरमियान बहुत ज़्यादा जंगें हों और आपस में खून बहे, तो ये भी नहीं चाहते थे। ये जब गए हैं वहाँ पे दमिश्क, तो दमिश्क के अपने गवर्नर ने बुलाया था क्योंकि हालात ख़राब थे। तो सलाउद्दीन ने क्या किया कि इस्मत खातून से शादी की। अब ये वही इस्मत खातून है जिससे नूरुद्दीन जंगी ने शादी की थी। ओके। अगेन, ये एक तरीका था कि ताकि आप एक सही ऐसा है, अलायंस एक अपना बनाएं जिसमें पावर। आपको खून ना बहाना पड़े, ठीक है। बजाय इसके कि आप लड़के हासिल करो, आप रिलेशनशिप बना लो। ठीक है। यहाँ तक कि जंगी जो बची कुची जंगी फोर्सेस थी जो नहीं चाहते थे कि हम सलाउद्दीन के साथ अलायंस करें, ख़ुद अल सालेह नहीं चाहता था। जब उनसे फ़ाइनल जंग हुई है सलाउद्दीन की और सलाउद्दीन को फ़तह हुई है, तो ये सारे लोग जंगी जो सोल्जर्स थे ये जंगी कैदी बन गए। तो जंगी कैदियों के साथ क्या करती है दुनिया, और उस ज़माने में क्या होता था, उस ज़माने में कोई जनीवा कन्वेंशन भी नहीं था कि भाई कैदियों के कोई हुकूक है, तो उनके साथ तो बदतरीन सुलूक होता था। मगर सलाउद्दीन ने जंगी कैदियों को जो उसके खिलाफ लड़ने आए थे उनको तहाइफ देकर, गिफ्ट्स देकर आज़ाद कर दिया सबको, क्योंकि मकसद था मुस्लिम एम्पायर को एक करना, एक करना। आपस में दिलों में मोहब्बत पैदा करना। ये दुश्मन नहीं थे, वो एक मजबूरी थी उसकी कि यार जब तक ये दोनों मुल्क एक नहीं होंगे तब तक हमारा एक जॉइंट वेंचर नहीं बन पाएगा। तो मजबूरी में करना और अपनी ज़ात के लिए किसी शहर को फ़तह करने में फ़र्क होता है। तो यहाँ आकर सलाउद्दीन ने ये पूरी पावर को कंसोलिडेट कर लिया कि जब इजिप्ट और सीरिया एक हो गए। इसके बावजूद 1180 के अंदर किंग बॉल्डविन, अब इस वक्त जो था किंग बॉल्डविन नाम के बहुत सारे किंग हैं, 1 2 3, तो किंग बॉल्डविन ने सुलह की पेशकश की सलाउद्दीन को। ओके। अगेन फिर हमारे लिए सीखने की बात यह है कि हमेशा जज्बातियत नहीं होती, सोच समझ के फैसले किए जाते हैं। विजडम। इस वक्त सीरिया के अंदर कहत था, सलाउद्दीन को पता था कि इस वक्त वैसे भी जो है ना, हालांकि सलाउद्दीन तैयारी कर रहे थे इस वक्त भी लड़ाई की, मगर उनको ये अंदाज़ा था कि ये लड़ाई मुश्किल होगी। तो अगर ये इस वक्त सुलह की वो कर रहा है, पेशकश कर रहा है, तो सुलह, तो इन्होंने 1180 के अंदर पैक्ट कर लिया। अब ये उन एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया, अमन मुआहिदा कर लिया सलेबियों के साथ। अगेन ये अमन मुआहिदा वो अमन मुआहिदा ही नहीं जो आज हो रहा है। किस आज सन में हुआ ये? 1180 में। 1180 में। आज जो अमन मुआहिदे हो रहे हैं अगेन वो अपनी ज़ात के लिए हो रहा है। आज भी अगर कोई हुक्मरान जो मुनसिफ हो और जिसका मुसलमानों को एतबार हो कि यार ये बैतुल मुक़द्दस पे फ़तह हासिल करना चाहता है, आज भी अगर वो अमन मुआहिदा भी करेगा तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। हमें अमन मुआहिदे से मसला नहीं, अमन से मसला नहीं है, मसला ये कि आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। तो सलाउद्दीन ने जब ये 1180 के अंदर ये अमन मुआहिदा कर लिया तो अगेन क्या किया, अपनी हुकूमत को कंसोलिडेट किया। एक बहुत बड़ा एक वो कारखाना कह लें आज की ज़बान में, एक फैक्ट्री लगाई तलवारें बनाने की। तो अपनी टेक्नोलॉजी को इन्हेंस किया, रोड्स बनाई और अपनी इकोनॉमी को जो है वो अपलिफ्ट किया ताकि हम तैयार हो सकें। अब इसके बीच में, अब क्योंकि अमन मुआहिदा है तो मुसलमान अमन मुआहिदे को तोड़ते नहीं हैं, इसके बीच में एक बहुत अहम किरदार है रेनल्ड ऑफ शैटियों। रेनल्ड ऑफ शैटियों ये नूरुद्दीन जंगी की कैद में रहा था 16 साल। 16 साल, 16 ईयर्स। 16 ईयर्स। उसके बाद ये आज़ाद हो गया था। ये बहुत बड़ा फनेटिक था, इंतहा पसंद, जो आजकल बहुत सारे लोगों को कह दिया जाता है, मगर एक्चुअल इंतहा पसंद था ये वो शख्स था। क्योंकि इस वक्त तक जब सलाउद्दीन से अमन मुआहिदा हो गया था ना, तो सारे सलीबी जानते थे कि सलाउद्दीन बहुत ताकतवर है और बहुत श्रूड कमांडर है, इससे जीतना आसान नहीं है। तो सब अपने अपने हाथ पांव बचा के चलते थे, कोई भी सलाउद्दीन से पंगा नहीं लेना चाहता था। मगर ये एक ऐसा फनेटिक था। अगेन कभी कभी अल्लाह ताला को आपको एक मौका भी देना होता है। जैसे हम जब सुलह हुदैबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों से की हुई थी, तो वो सुलह उनकी तरफ से ही टूटी और मुसलमानों को मौका मिला कि हम मक्के को फ़तह कर लें। तो रेनल्ड ऑफ शैटियों ये इतना फनेटिक था कि इसने ये सोचा कि मैं मदीने पे हमला करूँगा।
मैं जाऊँगा और सीधा मदीने पे हमला करूँगा। और इसने एक नई फ्लीट बनाई थी, नेवल फ्लीट, तो ये रेड सी तक पहुँच गया, ये हिजाज़ तक पहुँचा, हिजाज़ के शहरों पर इसने हमले किए, वहाँ इसने कत्लो गारत किया। जो अगेन जो नूरुद्दीन जंगी से वाक़या मिलता है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को निकालने की जो साजिश थी, तो ये उस तरह के हालात उस वक्त थे। ये मदीने के बहुत करीब तक पहुँचा है। ठीक है। तो जब ये हुआ तो सलाउद्दीन ने फैसला कर लिया था कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मगर ये जो आखिरी जो लास्ट स्ट्रॉ ऑन कैमल्स बैक जो होते हैं ना, वो तब हुआ जब इसने हज के लिए जाते हुए काफ़िले पर हमला किया। बाज़ हिस्ट्रीज में ये भी आता है कि उसमें सलाउद्दीन की बहन भी थी, मगर बहुत ऑथेंटिक नहीं है। मगर इसने हमला किया, इसने मुसलमानों के काफ़िले पर हमला किया, और ये अब 1186 है। 1186 में इसने हमला किया, और इसने जब मुसलमानों ने इसे याद दिलाया कि भाई हमारा तो तुम्हारे साथ अमन मुआहदा है, जी। तो तुम हम पर हमला क्यों कर रहे हो, क्यों लूट रहे हो, क्योंकि ये बैंडिट बन गया था, ये हाईवे रॉबरीज करता था। तो इसने उनसे कहा कि बुलाओ अपने नबी को, अस्तगफिरुल्लाह। जाओ और अपने नबी को बुलाओ कि वो तुम्हारी मदद के लिए आए, ठीक है। अगर तुम सच्चे हो तो। और इसने उन सबको कत्ल कर दिया। जब ये खबर पहुंची, अब ये सर्दियां हैं, विंटर्स ऑफ 1186, ये खबर जब सलाउद्दीन तक पहुंची तो ये सलाउद्दीन की बस हो गई, और सलाउद्दीन ने फैसला किया कि अब हमारा आपका कोई अमन मुआहदा नहीं है, अब हम आप पे हमला करेंगे, क्योंकि आपके बंदे ने अमन मुआहदा तोड़ा है। ठीक है, ये अमन मुआहिदा उनकी तरफ से तोड़ा उनकी गया। तरफ से टूटा गया। रेनाल्ड ऑफ शैटियों ने इस अमन मुआहदे को तोड़ा और बदतरीन है। गुस्ताखियाँ की, और इवन मदीने तक पे हमला करने की कोशिश की। ठीक है। 1187 में फाइनल हमारा जो फेज़ है उस तक पहुँचने से पहले 1187 में सलाउद्दीन अयूबी ने गज़ा को भी फ़तह किया, जो आज मकबूजा है। जो आज मकबूजा है। और आप अगेन लेट दैट सिंक इन के जिस फ़िज़ा में आज बारूद की महक है, उस फ़िज़ा में सलाउद्दीन ने सांस ली। जिन सड़कों पे आज इमारतों का मलबा है, उन सड़कों पे सलाउद्दीन अयूबी लिटरली ही वॉकड ऑन दोस स्ट्रीट्स। उन कुओं का पानी पिया जिनको आज गज़ा के लोगों के लिए जहरीला बना दिया गया है। बिल्कुल। तो दुआ यही है कि आज भी कोई ऐसा सलाउद्दीन अयूबी आए जो गज़ा को फिर से आज़ाद कराए। तो हम मैं अपने इंटरप्ट करूंगा जी, आपको, वो सलाउद्दीन तो दुआओं से नहीं आए ना, वो सलाउद्दीन तो एक तरबियत से, प्रिपरेशन है, हमने सारे देखा, प्रिपरेशन से आए पूरी ना। प्रिपरेशन से आई। खानकाएं इन्वॉल्व हैं, टीचर्स इन्वॉल्व हैं, वालिदैन इन्वॉल्व हैं, तब जाके सलाउद्दीन। बिल्कुल तो ऐसे ये ही। दुआओं से तो नहीं होता ना ये काम। यानी हम दुआ करें कि ये हालात पैदा हों और हम अपना काम करें जैसा कि हम कर रहे हैं। बिल्कुल दुआ ऐसा ही है कि खाली दुआ दुआ मोमिन नहीं का होगी, हथियार जरूर है, मगर ये लेकिन कि उसके साथ प्रिपरेशन actions, भी कोई चीज़ है ना सर। ऊँट को बांधे और फिर अल्लाह पे भरोसा करें। तो बैटल ऑफ हतीन होती है, जो एक्चुअल जेरूसलम की जो मेन आर्मी थी उसके साथ सलाउद्दीन अयूबी की बैटल ऑफ हतीन जो होती है, इसके अंदर फाइनली 1187 में, अब ये विंटर्स में हमला किया है उसने और गुस्ताखी की है, और 87 की जुलाई में ये जंग हो रही है, 4 जुलाई को। ठीक है। और बैटल ऑफ हतीन के अंदर सलाउद्दीन ने बिल्कुल फाइनल शिकस्त दी किंगडम ऑफ जेरूसलम की आर्मी को, ठीक है। और रेनल्ड ऑफ शैटियों को गिरफ्तार कर लिया। ओके। और अगेन इस पे एक पॉज लेके सोचेंगे, जब रेनल्ड ऑफ शैटियों पहुंचा सलाउद्दीन के सामने, तो सलाउद्दीन ने कहा कि तुमने कहा था मुसलमानों से कि बुलाओ अपने नबी को, तो नबी का गुलाम तुम्हारे सामने आ चुका, और ये कहकर सलाउद्दीन ने उसे वहीं कत्ल कर दिया। व्हाट अ प्राउड मोमेंट। व्हाट अ मोमेंट। यानी हम कुदरत के काम करने के अपने तरीके होते हैं। तो ये बैटल ऑफ हतीन थी। जब बैटल ऑफ हतीन हो गई तो फिर ये पूरी तरीके से जो फोर्सेस थी ना वो न्यूट्रलाइज हो गई थी, इनके पास कोई ख़ास अब फौज बची नहीं थी जिससे ये सलाउद्दीन का मुकाबला करते। तो सलाउद्दीन ने नेक्स्ट जो है वो जेरूसलम पे अक्टूबर में, अब ये जुलाई की बात हो रही है, अक्टूबर तक ये पहुंच गए बैतुल मुक़द्दस में। बैतुल मुक़द्दस को अक्टूबर 2 अक्टूबर को ये फ़तह हो गया। आई थिंक यस इट वाज फ्राइडे। बैतुल मुक़द्दस जो है वो फ़तह हुआ, और बैतुल मुक़द्दस जब फ़तह हुआ तो अब आप ज़रा सा हिस्ट्री में जाएं कि जब सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस पे जीत हासिल की थी तो 70,000 लोगों को जो है वो कत्ल किया था। सलाउद्दीन ने किसी को भी कत्ल करने से इनकार कर दिया, उसने सबको अमान दिया। बाज़ लोगों की एक बहुत हल्की सी रैंसम मनी रखी गई थी कि आप ये रैंसम अदा करें और आपको छोड़ दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने कहा हम रैंसम नहीं अदा कर सकते, सलाउद्दीन ने उनका रैंसम भी माफ़ कर दिया। हालांकि अपने सोल्जर्स भी बहुत अनईजी थे कि यार ये आप क्या कर रहे हो। तो सलाउद्दीन ने इस किस्म के हुस्न सलूक का मुजाहिरा किया जिससे हमें वो याद आता है कि मुसलमान बार बार इसी तरह का हुस्न सलूक करते हैं। नूरुद्दीन ने भी इसी तरह का किया, मगर हमारे साथ क्या होता है, इनके सिर्फ नाम में दीन नहीं था, इनके अंदर भी दीन था। अंदर भी दीन था। और इसके बाद वो जो सवाल मैंने छोड़ा था कि तारीख़ का सबसे बड़ा एहसान फरामोश कौन है, तो सलाउद्दीन ने जब बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया है तो साथ में, क्योंकि जब मुसलमानों से सलेबियों ने लिया था तो मुसलमानों यहूदियों दोनों को कत्ल कर दिया था और दोनों को शहर से निकाल दिया था। तो सलाउद्दीन ने यहूदियों से कहा कि आप वापस आकर इस शहर में बसें, आपका भी हक़ है इस शहर में रहने का। तो ये उस सवाल का जवाब है कि तारीख़ का सबसे बड़ा एहसान फरामोश कौन है, जिन्हें हज़रत उमर ने
जब शहर फतह किया तो बसने दिया। बसने दिया। सलाहुद्दीन ने बुलाया कि आप आकर रहें, आपका शहर है, यानी आपका भी शहर है। ठीक है। और आज उनकी जो नस्लें हैं वो क्या कर रही हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें एक दफ़ा बैठकर मुसलमानों की हिस्ट्री और मुसलमानों के अपने साथ एंगेजमेंट को देखना चाहिए कि हमने उनके साथ क्या किया, वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो मैं एक फ़ाइनल जो ये कहूँगा कि ये पूरी हिस्ट्री को मुताला करने का मकसद ये था कि हम वो लेसन्स ले सकें इस हिस्ट्री से कि किस तरह से ये एक दिन का काम नहीं है। और जब जिहाद की बात होती है तो हम क्या करते हैं, लोगों को एक आसान रास्ता देते हैं, ईजी वे आउट, कि भाई जिहाद तो होता है कलेशनकोफ से। अब जिसको कलेशनकोफ चलानी नहीं आती, जो गज़ा नहीं जा सकता, तो वो कहता है मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। जिहाद है आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, जो लिख सकता है उसका जहाद लिखना है, जो बोल सकता है उसका जहाद बोलना है, जो ये प्रोग्राम बना सकता है उसका जहाद प्रोग्राम बनाना है, जो सियासत कर रहा है उसका जहाद सियासत है, जो तालीम दे रहा है उस उस्ताद का जहाद ये है कि वो अपने बच्चों तक ये पैगाम पहुँचाए, अपने स्टूडेंट्स तक ये पैगाम पहुँचाए। तो हम सबको अपनी कैपेसिटी का जहाद करना है। उस जहाद के चक्कर में ये जो आप कर नहीं सकते, बॉर्डर्स खोल दो, वहाँ जाना चाहते हाँ, हैं। आप सारे जहाज से अपनी जान छुड़ाकर बैठे हुए हो और आप कह रहे हो कि जी हमारे मुल्क की आर्मी चला जाए। सारे मुसलमान मुल्क जो है वो अपनी अपनी आर्मी से कह रहे हैं, ठीक है, वो तो उनका काम है और उनको जवाब देना होगा। आप अपनी कैपेसिटी का जहाद क्यों नहीं कर रहे? कोई माल से कर सकता है, कोई बात से कर सकता है, कोई लिख के कर सकता है, और कम अज़ कम हर बंदा अपने बच्चों को ये कहानी सुनाकर उनको तो तैयार कर सकता है। जब तक ये आग नहीं लगाएंगे, जब तक ये जज्बा नहीं फैलेगा, जब तक एक माहौल नहीं होगा कि जब बच्चा अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में ये सोचता हो कि मुझे बैतुल मुक़द्दस फतह करना है, जब ये हालात मुस्लिम दुनिया में जो पैदा माहौल हो सलाहुद्दीन जाएंगे, अय्यूबी को मिला, जो मिला, जब ये हालात पैदा हो जाएंगे तो बैतुल मुक़द्दस बहुत आसानी से वापस आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो तरबियत से, हालात से, वाक़ियात से सलाहुद्दीन अय्यूबी बना करते हैं। मुसलमान जब तक अपनी तारीख़ को नहीं समझेगा, जब तक अपने असल मकसद को नहीं समझेगा, जब तक माएँ बच्चों को सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह तैयार नहीं करेंगी, जब तक खानकाएँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरह तर्ज पर कायम नहीं होंगी, जब तक शरीयत सबसे ऊपर नहीं होगी, जब तक दीन हम लोगों के अंदर नहीं होगा, तो हमारा यही हाल होगा जो आज हमारा हाल है। अशर भाई आपको बता रहे थे अर्ज़ फ़लस्तीन के उलूज व ज़वाल की वो दास्तान जो अमूमन हम लोग नहीं सुन पाते। हमने बैतुल मक़दस को फ़तह करना सुन रखा है, लेकिन इसके पीछे का जो पूरा एक सिनेरियो था ये हमारे पास नहीं था। हमने आज जाना कि मुसलमानों के साथ कैसे गद्दारियाँ हुई, हमने आज जाना कि मुसलमानों में सिविल वॉर कैसे हुई, हमने आज जाना कि जंगी एरा जो था वो किस तरह चला। फिर हमने जाना किन हालात ने एक नौजवान को सलाहुद्दीन अय्यूबी बनाया और कैसे उस सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दस को हासिल किया। तो आज का बैतुल मक़दस हमसे सलाहुद्दीन अय्यूबी मांग रहा है। हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों पे काम करने की ज़रूरत है, अपने नौजवानों पे काम करने की ज़रूरत है। अपने हिस्से का जहाद कीजिए, अपने आप को जहाद के लिए तैयार कीजिए। तो इन्हीं इख्तितामी कलमात के साथ आज की इस नशिस्त से, आज के इस प्रोग्राम से अपने होस्ट फराज रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ आपके पास फिर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।